हेलो एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस या इसी की हम एक और नाम से भी जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के रूप में। हम जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशंस में dy बाई डी एक्स का टर्म इन्वॉल्व अगर होता है या उससे रिलेटेड जो टर्म इन्वॉल्व होता है तो हम बेसिकली उसे डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। उसी डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास y जो होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस इस फॉर्म की होती है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने को मिल रहा है। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर हम बात करें तो ऊपर में जो भी हमारे पास होता है, जैसे y है तो हम उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हुए चलते हैं। ठीक है, इतनी बात। और जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में सिंपली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पर x, तो हम उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। आगे बात अगर हम कर लें तो जो भी हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव होता है, जैसे यहाँ 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसकी ऑर्डर की अगर हम बात किया जाए तो ऑर्डर 2 है। और यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो बेसिकली इसकी जो पावर है वो 1 है। और इस वजह से अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर हम उसकी डिग्री 1 डिफाइन करते हैं, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है या हम उसे लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हुए चलते हैं। एक बात क्लियर हो गई होंगी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर टाइम तक जो डेरिवेटिव है उसका जो पावर अगर 1 हो जाता है तो इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अब यहाँ पर तो हम इस पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी 12th के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हैं। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि इस तरीके की जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस आप देख पाते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करने का हम बहुत सारे मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, वो तो 12th के अंदर या ग्रेजुएशन के अंदर। जैसे आपको याद भी होगा कि हम वेरिएबल सेपरेबल का यूज करते थे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करते थे, फिर होमोजीनियस के रूप में यूज करते थे, एग्जैक्ट का यूज करते थे। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू हम ऐसे क्वेश्चंस को बनाते थे। लेकिन आज की बेसिकली जो क्लास होने वाली है वो ये कि हम इस तरीके की जो भी हमारे पास लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसको बनाने के लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन थ्योरम कह लो उसका, या अप्रोक्सीमेशन मेथड कह लो, उसका यूज करके आज इस प्रॉब्लम्स को बनाने वाले हैं, और जो बेसिकली तौर पर हमें एग्जाम सॉल्व में पूछा जाता है। अच्छा जी, ठीक है। अब इस तरीके से अप्रोक्सीमेशंस में जब हम इस तरीके का मेथड को लगा करके जब हम इस प्रॉब्लम्स को बनाएंगे तो आखिर ये अप्रोक्सीमेशंस मेथड हमें दिया कौन? तो हम इसके लिए जनरली पिकार्ड्स मेथड का यूज करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमें एक अप्रोक्सीमेट में रिजल्ट देने की कोशिश करता है कि आगे इस तरीके से बढ़ते चले जाओगे तो इसकी प्रॉब्लम का आंसर ये मिलते हुए आपके पास आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आज की जो हमारी पूरी क्लास है कि हमारे पास कोई लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशंस होने वाली है और उस लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम बनाने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो सॉल्यूशंस कैसा होगा? तो हम अप्रोक्सीमेशंस के थ्रू इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे, जिसमें हमारी मदद कौन कर रहा होगा? तो पिकार्ड्स मेथड जो है वो जनरली हमारी मदद कर रहा होगा, और आज हम उसी मेथड पर चर्चाएं करेंगे। आइए फटाफट यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर मान लो बेसिकली ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप जनरली यहाँ पर देख ही रहे हो, और इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर ये है, यानी 2 बार डेरिवेटिव है, और उसका पावर यहाँ पर अगर 1 होता है तो ये लीनियरली है, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बता दिया। अब इसे बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक और टर्म की जरूरत पड़ेगी या एक और कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में हम सबसे पहले सीख लेते हैं, जिसका अगर हम बेसिकली तौर पर नाम अगर देखें तो हम उसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जनरली एग्जाम हॉल में 100% रहता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी उसे हम शॉर्ट में IVPB कहते हैं। अब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या है, इसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक से चर्चाएं करेंगे। आइए फटाफट। तो ये तो डिफिनेशंस रहा, लेकिन पहले कंसेप्ट को आप समझ लीजिए कि आखिर वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जब आप डिफिनेशंस को पढ़ेंगे तो पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। फटाफट हम पहले कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं।
जनरली मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो भी कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। मान लो हमने ये कंसीडर कर लिया। अब अगर ये हमारे पास एक लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और अगर हमें इसका सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है, तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं कि यहाँ पर इधर dy को रहने देते हैं और इस dx को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, इतनी बातें हैं। और कोशिश करते हैं कि हम इसे इंटीग्रेट करते हुए सीधा सीधी इसकी रिजल्ट तक पहुंच जाए। यानी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर हमें इसकी सॉल्यूशंस निकालने की बात किया जाए, तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें जनरली y का वैल्यू पता करना होता है, ठीक है, इतनी बात। तो जब भी हम y की वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो इन दिस केस इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशंस की मदद लेनी पड़ती है। अब इंटीग्रेशंस की जब भी आप मदद लेते हो और जब आप सॉल्यूशंस करके इंटीग्रेशंस में लाते हो, तो एक बात आपको याद होगा कि जब भी हम कोई भी टर्म को अगर हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं बेसिकली तौर पर, तो इंटीग्रेट करने के बाद हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं और वो होता है हमारा c, ठीक है, इतनी बात। हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे हमें y की वैल्यू चाहिए और उसे जानने के लिए यानी वो वैल्यू निकालने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को जनरली इंटीग्रेटिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे में जब हम इंटीग्रेशंस कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक c वैल्यू आता है और c वैल्यू हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो जब हमें इसकी वैल्यू पता एग्जैक्ट नहीं होती है, तो हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, भैया इस कंडीशन को आपको देते हैं तो उस केस में इस c का वैल्यू क्या होगा ये आप बता दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशंस का यूज करते हुए इस इक्वेशंस में फिर पुट करते हैं, जिससे c की वैल्यू निकलता है और फिर हम c की वैल्यू को इसी इक्वेशंस में आकर के फाइनली पुट करते हैं, जिससे c का टर्म गायब हो जाता है और c का एक फिक्स वैल्यू देता है। कैसे कैसे करते हैं वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक तो हमें इतना बात पता चल रही है कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उसे सॉल्व करने के लिए यानी y की वैल्यू निकालने के लिए हम उसे इंटीग्रेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, जिससे c आता है। अब ये c का एक फिक्स वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस दिया रहता है, जिसका यूज करते हुए हम c की वैल्यू निकालते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास इसी वैल्यू को निकालने के लिए जब हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशन दिया हुआ रहता है, तो उस इनिशियल कंडीशंस के वजह से हम इस तरीके का जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। बात इतनी बात क्लियर है। क्या था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे y की वैल्यू निकालने के लिए हम उसे इंटीग्रेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, और जब इंटीग्रेशन प्रोसेस से गुजारते हैं तो एक कांस्टेंट आता है c, और उस c का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस दिया हुआ रहता है। इसी वजह से हम इसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं। अब ये कैसे दिया हुआ रहता है, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बेसिकली इसे हम सीधा सीधी हटा देते हैं और फिर हम इस पर बात करेंगे कि आखिर वो किस केस में हमारे पास दिया हुआ रहेगा। तो जनरली अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले से दिया हुआ है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है। सपोज हम यहाँ पर लिख रहे हैं y डबल डैश प्लस में a1x और y डैश प्लस में a2y इक्वल टू fx। हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर जो इनिशियल कंडीशंस आपको दिया हुआ रहेगा वो किस फॉर्म में दिया रहेगा वो ध्यान सुनिए। पहला बात तो आपको किसी x के वैल्यू को फिक्स कर देगा, यानी x क्या है ध्यान सुनिएगा। x आपके पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और y को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और एक बात, अगर हमारे पास dy बाई dx है या फिर इसी को हम y डैश लिखते हैं, तो जनरली हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एक तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और y डैश यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इतनी बात है। तो हमारे पास x के जगह पर फिक्स कर देगा कि x के जगह आप x नोट ले लीजिएगा, तो उस दौरान y का वैल्यू आपको कुछ दे दिया रहेगा जिसको हम y नोट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से y डैश का आपके पास कोई वैल्यू यहां पर दे दिया रहेगा। ये बात है जिसको हम लोग इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कि इनिशियल कंडीशंस के रूप में आपको कैसे दिया जा सकता है कि x का कोई वैल्यू को फिक्स कर देगा, x बराबर x नोट दे दिया, तो वहां पर y बराबर y नोट कुछ वैल्यू आपको दे दिया रहेगा, और उसी तरीके से y डैश का भी वैल्यू यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का भी वैल्यू आपको दे दिया रहेगा, ये ध्यान रखिएगा।
इसी चीज को बेसिकली वो शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका है कि यहाँ पर वो ऐसे लिखता है वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, और दूसरी बात वाई डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू सीधा सीधी वाई नॉट और डैश डाल देता है। इससे हमें क्या पता चलती है कि यहाँ पर x की वैल्यू एक्स नॉट लेने पर y की वैल्यू y नॉट हो जाता है, x की वैल्यू x नॉट लेने से y डैश की वैल्यू y नॉट हो जाती है। ऐसा जैसे हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दें, कभी अगर ऐसा लिखे y0 इज इक्वल टू 2, ठीक है, और एक लिख दे या y डैश 0 इज इक्वल टू सीधा सीधी 3, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगा, और जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y डैश की वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 3 होने वाला है। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसी को हम कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। बातें इतनी क्लियर है? आइए आप फटाफट इस तरीके की क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले किसी कुछ बातें और भी कहें, हम इसके डिफिनेशंस पर चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा जी, ये सोच रहा है थोड़ा घसक जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको तो क्या ही घसकने दें कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज साइड टू बी द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हम उसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहेंगे, लेकिन कब? इफ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेबल, वैल्यू ऑफ डिपेंडेबल मीन्स y की वैल्यू, एंड डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कौन है यानी कि y डैश, इज गिवन एट द पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x के वैल्यू को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यानी हम एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहेंगे अगर द वैल्यू ऑफ डिपेंडेबल एंड द डेरिवेटिव इज गिवन, मतलब y और y डैश की वैल्यू गिवन होगा। कब? जब एट अ पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब x की वैल्यू को हम फिक्स कर देंगे या किसी भी x के वैल्यू पर y और y डैश की वैल्यू दिया हुआ रहे, तो हम इसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं। बातें इतनी क्लियर है? जैसा कि हमने शुरुआत के तौर पर भी आपको बता दिया, तो हमने सीख लिया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या है और ये क्यों दिया जाता है, इन दोनों पर चर्चाएं हो गई। अब हम बात करते हैं पिकार्ड्स सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस की, यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम इस तरीके की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। बनाने के तो और भी मेथड है, जैसे हमने शुरुआत में भी आपको बोला कि हम लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू बना सकते हैं, होमोजीनियस के बना सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो बनाने के और भी मेथड थे, जिस मेथड से शुरुआत के दिनों में 12th ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग हमने सीखा। लेकिन इसी प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए जो हमारे पास फिकार्स थे, उन्होंने भी एक अच्छा खासा एक मेथड दिया जिसको हम अप्रोक्सीमेशन मेथड कहते हैं। और उस मेथड के थ्रू भी जब हम इस क्वेश्चंस को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास इस तरीके की रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आइए किस तरीके से इस मेथड को अप्लाई किया जाता है उस पर हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। आइए फटाफट बात कर लेते हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यानी कि लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशंस है जो इनिशियल कंडीशंस पे दिया हुआ है। मान लेते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरीके की इक्वेशन आपको दिया हुआ है। और दूसरी बात, यहां पर इनिशियल वैल्यू दिया है कि x नोट जब आप डालते हो x की वैल्यू x नोट, तो y की वैल्यू यहां पर आपको y नोट दिया हुआ है। ऐसा हम जनरल केस लेके चल रहे हैं, जैसे शुरुआत में 0 लिए थे तो इधर 2 आ रहा था, उसी तरीके से जब हम x की वैल्यू को x नोट लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगा y नोट। इसका मतलब बस उतना है। और हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, और वो भी कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। बातें इतनी ठीक है? अब इसकी बनाने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन मेथड की यूज करते हैं जनरली। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, इस dx को भेज दिए इधर, ठीक है, तो dy इज इक्वल टू हमारे पास हो गया एफ एक्स वाई, और यहां पर हो गया dx। ठीक है, इतनी बात। अब हम, क्योंकि हमारा इनिशियल वैल्यू एक्स नोट है, मतलब कि एक तो वैल्यू हमारा एक्स नोट है और दूसरा वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम लोग जनरली इसको इंटीग्रेशन करते हैं एक्स नोट से लेकर के एक्स तक। एक्स क्या है? चेंज हो सकता है, बट एक्स नोट क्या है? एक फिक्स वैल्यू है। हमने शुरुआत में भी डिफिनेशन में बोला कि एक्स को फिक्स करना है, यानी एक्स नोट हमारा एक फिक्स वैल्यू है। वो कोई नंबर दे सकता है आपको, जैसे 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, वो फिक्स है। लेकिन एक्स हमारा चेंज हो सकता है, इतनी बात है। यहाँ पर dy हो गया। राइट हैंड साइड में अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधी अगर हम यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर इस फंक्शंस में भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, एक्स नोट से लेकर के एक्स एंड एफ एक्स वाई, एंड यहाँ से हम लिख लेते हैं dx। क्लियर है इतनी बात?
अब यहाँ पर dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा, अपर लिमिट x एंड लोअर लिमिट x नॉट हो गया हमारे पास। राइट हैंड साइड में जो है उसको वही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात होगा तो फिर आगे हम बात करेंगे इस पर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस यहां पर हम x की वैल्यू पहले डालेंगे तो y में हम x की वैल्यू डालें माइनस, फिर हम x नोट डालेंगे तो y में हम लोग x नोट की वैल्यू डाल रहे हैं। राइट हैंड साइड की बात करें तो अभी हमारे पास इंटीग्रेशन में मात्र इतना है, x से f ऑफ x y एंड यहां से dx। ठीक है, इतनी बात। अब हम ये जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू को, जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को हम यहां पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो yx इज इक्वल टू सीधा सीधे हमारे पास आ जाएगा y x नॉट, और इसको हम लोग जनरली लिखेंगे x नॉट और यहां पर x एंड f ऑफ x y dx। इसी को आगे जा करके हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, इसको हम y लिखेंगे, इसमें x नोट डाला हुआ है इसको हम y नोट लिख देंगे, और बेसिकली तौर पर इसे हम x नोट इंटू x नोट से x एंड f ऑफ x y लिख करके चलेंगे। अब अगर हम देखें यहां पर जो हमारे पास चीजें आ रही है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, फिर आपको बाकी सारी चीजें हम समझा दे रहे कि हो क्या रहा है। ठीक है, इस वाले चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहां पर अगर हम बात करते हैं, अच्छा जी एक सेकेंड, एक थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहां पर प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो यहां पर भी ठीक ठाक है, माइनस की जगह पर यहां पर प्लस होने वाला है, क्योंकि ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का टर्म आ जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, बाकी ठीक है। तो हमने पास जो रिजल्ट यहां पर बन करके आ रहा है y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस में दिस वाला जो हमारे पास रिजल्ट है। अब यहां पर अगर आप इसे देखें, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते हो तो ठीक ठाक आपको चीजें क्लियर होंगी कि यहां पर y तो आ चुका है, y नोट हमें शुरुआत में भी वैल्यू में पता रहेगा जो हमारा दिया हुआ रहता है, बट हमें इसका इंटीग्रेशन कर पाना इतना आसान होता नहीं है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर पाना आसान नहीं हो पाता है, क्लियर है बात। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं कर पाते हैं तो फिर हम करते हैं पिकार्ड्स एप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज, और वो कैसे बनाता है प्रॉब्लम्स को, आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए ये बेसिकली तौर पर क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से आपको समझना है और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर हम लोग फटाफट क्वेश्चंस पे आएंगे, धड़ाधड़ प्रॉब्लम को बनाएंगे, आपको दिमाग में फटाफट वो घुसेगा भी। तो पिकार्ड्स क्या कहता है कि आप अगर इसकी सॉल्यूशंस निकालने की बात कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिनोट कर लो yn से। ठीक है, यहां पर y नोट है, वो आपके पास इनिशियल जो चीजें हैं वो तो दिया ही हुआ है, प्लस यहां पर जब आप करते हो तो यहां पर आ जाता है x नोट, यहां पर आ जाएगा x, और यहां पर f ऑफ x, और यहां पर आ जाएगा yn माइनस वन इंटू dx। अब ये जो फॉर्मूला आपके पास बन करके आ रहा है, इस फॉर्मूला पे हम लोगों को बेसिकली तौर पर कैसे आइडिया लगता है कि यही आएगा, तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूला से कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्मूला में। लेकिन बेसिकली तौर पर आपसे एग्जाम हॉल में ये पूछेगा है नहीं ये फॉर्मूला कहां से आया, तो हम क्या करते हैं बस अभी थोड़ा देर के लिए इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं हमें इसका प्रूविंग चाहिए तो हम इसके प्रॉब्लम्स बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रूविंग भी आपको दे देंगे, लेकिन क्योंकि वो अभी हमारे लिए जरूरी है नहीं, हमें तो जरूरी है कि इस मेथड के यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स हम बना सकें। तो बेसिकली फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, yn में कन्वर्ट हुआ है, ये तो सेम है, प्लस x नोट से x वो तो सेम है, f हो गया, x तो x ही रहा, y केवल चेंज हो गया क्या कि यहाँ पर n है तो उससे एक कम n माइनस वन ले लेना है एंड dx ले लेना है। तो ये जो हमारे पास मेथड बन करके आया इसी को हम लोग जनरली कहते हैं कि ये पिकार्ड्स मेथड है, और ये पिकार्ड्स फॉर्मूला बोल सकते हो, जो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें मदद करने वाला है। आइए फटाफट इसकी चर्चाएं कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन इस मेथड के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू कैसे बनाया जा सकता है बहुत शानदार तरीके से। लेकिन थोड़ा सा एक सेकंड रोक रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ठीक ठाक तरीके से समझ में आ चुकी है। आइए फटाफट हम प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं, क्योंकि मेनली तो हमें प्रॉब्लम्स कवर करने के ऊपर ध्यान देना है। यहां पर दिया है अप्लाई द पिकार्ड्स मेथड टू द फाइंड द थर्ड अप्रोक्सीमेशन, यानी कि हमें पिकार्ड्स मेथड का यूज करना तो है और इस प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व भी करना है। लेकिन यहाँ पर कितना अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मोटा मोटी उसने आपको एक बात मेंशन किया है कि आप इसे थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक
ही सॉल्व करिए। ठीक है बात, क्योंकि यहां पर अगर आप इस फॉर्मूला को देखो तो यहाँ n दिया हुआ है और n के जगह पर हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 100 1 लाख तक भी हम इसके अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको उतना तो एग्जाम हॉल में निकालना है नहीं, तो वो आपको एक अप्रोक्सीमेशन दे देगा कि कितना टाइम तक आपको निकाल लेना है। तो वो बोला है थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक, यानी मोटा मोटी 3 बार तक आप निकाल लो, उससे मोटा मोटी पता लग जाएगा कि रिजल्ट क्या आने वाली है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आइए जी फटाफट उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम इस तरीके के प्रॉब्लम्स को अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशंस इसका। ठीक है, आइए सटासट इसकी सॉल्यूशंस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन दैट, हमारे पास क्या गिवन है, तो मोटा मोटी हमारे पास गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीधा सीधी 1 प्लस में x इंटू वाई, और यहां पर अगर हम देखें तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान करके चल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास सिचुएशन ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो हमारे पास एक सिचुएशन ये है कि y नॉट इज इक्वल टू 2, यानी कि y के अंदर 0 इज इक्वल टू 2, यानी इससे हमें एक बात तो पता चला कि ये अंदर वाला x नोट होगा और ये वाला हमारा y नोट होगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है, आगे जाके कंपेयर भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सीधा सीधी इसके अप्रोक्सीमेशंस पर भी काम करेंगे। ठीक है, यहाँ बात हो गई। अब हम इस इक्वेशंस को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद पूरी बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नाउ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस इज इन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। So now apply Pickard's approximation या अप्रोक्सीमेट मेथड, इसकी हम लोग बात करेंगे। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज अगर हम यहाँ पर करते हैं तो बेसिकली हमें क्या क्या करना होगा उसकी ध्यान से हमें समझने वाली बात होगी। तो पिकार्ड्स मेथड में हमें जनरली क्या करनी है, सबसे पहले इसके एक जनरल केस लिखना है कि अगर हमारे पास ये हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इनिशियल प्रॉब्लम एफ एक्स वाई था, और अगर हमारे पास ये होता था y एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई, यानी y नॉट, हम एक जनरल केस लिख लेंगे अपने से, यानी कि इफ अगर ये केस हुआ, ठीक है, हम लोग के पास क्या था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस, देन अगर हम यहां से थोड़ा सा बैक जाए, आपको पूरी बातें दिखा देते हैं तो आप सही चीजों को समझ पा रहे होंगे। देख लीजिए यहाँ पर आप देख लो, ये जो शुरुआत जहां से हमारी हुई थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई और y एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, इसी को हम लोग लेकर के चले हैं। देन हम लोग जो यहाँ पर मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, मेथड फॉर द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस, ये इसकी जो हम बात करेंगे उस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे देन द approximate method to solve yn of given initial value problem। ठीक है, यानी कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, द अप्रोक्सीमेट मेथड लगा रहे हैं टू सॉल्व yn टू गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, इतनी बात। ये सारी जो लैंग्वेज है वो आप लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखते हो कोई बात नहीं है, ये वाला गायब कर सकते हो, लेकिन ये वाला डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास मेथड क्या है, yn इज इक्वल टू सबसे पहले तो y नोट प्लस में यहाँ पर x नोट और यहाँ से x आ गया, और यहाँ से f ऑफ सीधा सीधी हमारे पास x y एंड यहाँ से हमारे पास आ गया है सीधा सीधी dx। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, हम यहाँ पर लगाते हैं yn-1 वाली मेथड, यानी कि यहाँ पर हो जाता है हमारे पास n-1 एंड dx, ये हमारे पास चल रही है। अब अगर यहाँ से अगर आप चर्चा करने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ी बात है जिसको हम लोगों को ध्यान में रख करके चलना है, और वो क्या, तो देखो अगर हमारे पास यहाँ yn चल रहा है, y नोट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो y नोट की वैल्यू हम इससे कंपेयर कर लेंगे, इस वाले से। देख लो, ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इसको और इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अगर आप इन दोनों को देखते हो तो y नोट की वैल्यू आपके पास सीधा सीधे 2 है, और ये जो 0 है वो सीधा सीधी x नोट की वैल्यू है। बात क्लियर है,
दूसरी बात, अगर हम इस वाले को अगर इस वाले से कंपेयर करें तो देख लो dy बाई डी एक्स तो सेम है, इतना जो वैल्यू है वो हमारे पास x और y के जगह पर वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको कंपेयर करते हो इस वाले को, ठीक है, अगर आप मान ले तो इसको हम 2 मान ले, 2 मान करके चले, तो अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करके चल रहे हैं तो dy बाई डी एक्स, इधर भी dy बाई डी एक्स, तो इतना जो आपके पास वैल्यू दिख रहा है वो वैल्यू किसका है, एफ एक्स वाई की वैल्यू है। इतनी बातें ठीक है, इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात, y0 इज इक्वल टू 2 है और y(x0) इज इक्वल टू y0 है, इसका मतलब है कि x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू सीधा सीधी हमारे पास 2 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, y0 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो y0 की वैल्यू सीधा सीधी हमारे पास 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, प्लस x0 की वैल्यू कहाँ है, तो x0 की वैल्यू सीधा सीधी 0 है, x की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम सीधा सीधी x ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखो एफ एक्स वाई n-1 है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। जबकि अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो, हम थोड़ा पेन का कलर चेंज कर रहे हैं और आपको एक बात बता रहे हैं कि जब आप यहां पर देखो, जब आप यहां पर एक्स वाई की वैल्यू आप अगर इससे कंपेयर करके निकालोगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ रहा है 1 प्लस में एक्स इंटू वाई, ठीक है। जबकि आपको यहां पर वैल्यू कितनी चाहिए, आपको चाहिए एक्स तो सेम है सर, लेकिन y की जगह n-1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी y है वहां पर हमें लिखना होगा y(n-1). ये बात को दिमाग में गांठ बांध के बैठा लीजिए, क्योंकि यहां देखो सिंपली y था तो यहाँ y आया, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू और y(n-1), तो x तो सेम ही रहेगा क्योंकि x में कोई बदलाव नहीं किया है, y में चेंज हुआ है y(n-1), तो इस चलते जहां जहां y है वहां पर y(n-1) डालेंगे, तो यहां पर जो फाइनल रिजल्ट बन करके आएगा वो मेरे पास क्या होगा, वो ध्यान से देखिएगा। तो वो हम यहां पर लिखते हैं कि 1 प्लस एक्स, तो x ही लिखे, y की जगह इस बार लिखेंगे y(n-1) एंड dx। इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में रख के चलना है आपको, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको समझ गई हैं तो एक बार ओके कर दीजिएगा, फिर हम लोग आते हैं इसके आगे की प्रॉब्लम्स को बनाने के ऊपर, ठीक है। यहां तक तो जनरली आपको हमेशा ये काम करना ही करना है, 110% यहां तक आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए यहां तक करना है। एक बार हम रिकॉल करते हैं, फिर इन सारी चीजों को आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया था तो गिवन दैट में लिख लिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं पिकार्ड्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। ये लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं बनता है, इसको हटा भी सकते हो आप, लेकिन यहां से लिखना आपको कंपलसरी है। अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई था और यहाँ y(x0) इज इक्वल टू दिस, तो अप्रोक्सीमेट मेथड से हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे। इतनी बात थी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको इससे कंपेयर कर लिए और उस वाले को इससे कंपेयर कर लिए, इससे हम इस फॉर्मूला में रिजल्ट को बैठा पाए, क्योंकि y0 की वैल्यू 2 था, x0 की वैल्यू 0, x तो x रह गया, 1 तो 1 हुआ, यहाँ पर x और y की जगह n-1 था, तो जहां जहां y है वहां n-1 केवल बदला, x में कोई चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं, हमें 3 अप्रोक्सीमेशंस लगानी है, यानी 3 अप्रोक्सीमेशंस लगा करके इसकी सॉल्यूशंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहला अप्रोक्सीमेशन में n इज इक्वल टू 1 डालेंगे, n इज इक्वल टू 1 डालेंगे। अप्रोक्सीमेशन मीन्स क्या, एक अनुभव या यूं कह लो कि आप नादान हो और डाल करके चेक कर रहे हो, सीधी बात। अप्रोक्सीमेट में तुक्का मारना जिसको कहते हैं, क्योंकि अगर हमें आता तो हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो हम डाल करके देखेंगे, तुक्का मार के देखेंगे। तो जनरली हम पहला n इज इक्वल टू 1 डालेंगे इसमें, फिर n इज इक्वल टू 2 डालेंगे, फिर n इज इक्वल टू 3 डालेंगे। 3 बार अगर डाल दिए तो 3 अप्रोक्सीमेशन हमारा खत्म हो गया। जैसे यूं कह लो कि भगवान आया, उसने बोला कि चलो जो मांगते हो मांगो, लेकिन 3 ही मांगना है। उस हिसाब से अगर हम तीनों बार अगर ये कर लिए तो तीनों अप्रोक्सीमेशन खत्म, तीनों आशीर्वाद ही खत्म। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। आइए फटाफट इसकी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, और इतना रिजल्ट हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, तो बस क्या ही बोले, फिर हम लोग इसकी सॉल्यूशंस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है yn इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पर x0 और ये x हो गया, यहाँ पर 1 प्लस में x और y(n-1), और यहाँ पर बाहर में हमारे पास है dx। कितनी बातें क्या करूं, ठीक है, इतनी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हो आप फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन
ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन n इज इक्वल टू 1 डाल करके हम काम कर रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 1 डाल रहे हैं, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो y1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 तो 2 हो गया, यहाँ पर हमारे पास x0 की जगह तो हमारे पास 0 था। एक सेकंड, इसको मिटा करके हम 0 ही लिख देना बेटर समझते हैं। तो यहाँ भी मिट जा करके हम सीधा सीधे लिख देते हैं 0। यहाँ हमारे पास है x और यहाँ पर है 1 प्लस x। यहाँ पर n की जगह 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 0, यानी कि ये हो जाएगा y0 और यहाँ बाहर में हो जाएगा dx। क्लियर है, क्योंकि n की जगह हम 1 डाल चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। yn इज इक्वल टू 2 प्लस में यहाँ से 0 से लेकर के x, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया x। और y0 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो देख लो, y0 की वैल्यू अभी हमने थोड़ा देर पहले निकाला था कि y0 की वैल्यू हमने कितना यूज किया था। तो भाई साहब y0 की वैल्यू हमने सीधा सीधे 2 यूज किया है। तो y0 की वैल्यू अगर हम सीधा सीधे 2 यूज करके चले हैं तो y0 हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं इनटू में एंड dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, काम आपका हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 0 टू x, यहाँ पर 1 प्लस में 2x एंड dx है। इंटीग्रेशन करते हैं। y1 इज इक्वल टू 2 प्लस, इसका इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 2 है, x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, 2 से 2 कैंसल। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आ रहा है y1, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है 2 प्लस। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही आप यहाँ पर देखो अंदर में आपके पास है x, यहाँ है x स्क्वायर, अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है। जैसे ही आप यहाँ पर x डालोगे, x डालने से तो कोई चेंज नहीं होगा, x की जगह x की जगह x, कोई चेंज नहीं हुआ, तो x प्लस में x स्क्वायर बना। लेकिन 0 डालोगे तो 0 0 हो जाएगा, जिसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप x डाले तो इतना ही आता, 0 डालते तो यहाँ पर 0 प्लस में 0 स्क्वायर आता, तो इसको लिख करके कोई फायदा नहीं है। हमने सीधा सीधे y1 बराबर 2 प्लस में x प्लस x स्क्वायर लिख देंगे। आगे से हम ये ध्यान रखेंगे कि जो अंदर वाला रिजल्ट आएगा ना, जो यहाँ पर अंदर वाले, वही रिजल्ट को हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। इस लिमिट को पुट करके देखने की कोई जरूरी नहीं है, वो अंदर वाला है वही आएगा। कंफर्म है 100%, क्योंकि x डालने से कोई चेंज नहीं हो रहा और 0 डालने से पूरा 0, तो जो है वही बचेगा। तो ये हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया। अब हमारे पास 2 अप्रोक्सीमेशन और बचल है, एक n इज इक्वल टू 2 डालेंगे और दूसरा n इज इक्वल टू 3 डालेंगे। ठीक है, पहला हमारा खत्म हो गया, पहला भगवान से मांग लिया हमने, तो यहाँ से लिख देते हैं विच इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया, पर ध्यान रहे कि इस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की हम आगे जा करके भी यूज करेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम फिर से क्या डालेंगे, फिर से बोलो, n इज इक्वल टू 2 डालेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन का हमें कुछ नाम दे देना चाहिए था। इक्वेशन क्या चल रहा था, वो 2 चल चुका था, यहाँ पर इसको हम 3 मान करके चल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। बस ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट कितना दे देंगे, 10 मिनट। हाँ, तो 10 मिनट खत्म। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली तौर पर n इज इक्वल टू 2 पुट करके चलेंगे। तो n इज इक्वल टू अगर हम 2 पुट करके चलेंगे तो देखो इस रिजल्ट में क्या आने वाला है। जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y2, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 0, और ये x तो x है, यहाँ पर हम 2 डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 प्लस x में तो कोई चेंज नहीं है। जैसे ही यहाँ 2 डालोगे ये y वाला बन जाएगा y1, क्यों, क्योंकि 2 माइनस 1 सीधा सीधी y1 हो गया एंड dx। अब इसकी रिजल्ट पर हम लोग यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। y2 तो y2 हो गया, यहाँ पर 2 प्लस में 0 2x तो x, यहाँ पर 1 प्लस x आ गया है, 1 प्लस x। अब y1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है, इस y1 की वैल्यू को हम यहाँ पर घुसेड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस में x प्लस में यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, एंड बाहर में हमारे पास dx है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं dx। अब इसको सीधा सीधी सॉल्व करके इंटीग्रेशंस मार लेंगे। तो यहाँ से अगर बात करें तो y2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2x तो x, यहाँ से कर लो, यहाँ पर 1 आ गया, x मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2x, यहाँ x मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, यहाँ x मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आ गया, और यहाँ पर dx। अब इंटीग्रेशंस करना है, तो यहाँ पर y2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, 2x है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो इसको लिखने की कोई जरूरत था नहीं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते थे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक पावर बढ़ेगा तो 3/3 हो जाएगा,
यहाँ पर करोगे तो x का पावर 4/4। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी किसी का पावर में तो एक पावर बढ़ाते हैं उतना पावर से डिवाइड। तो फाइनली हमारा ये सॉल्यूशन निकल करके आ गया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का। अब इसी का यूज करके हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, लेकिन इस बार क्या पुट करेंगे? फिर से बोलो, n = 3। तो आइए फटाफट n = 3 पुट करके लास्ट इसका भी काम खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे n = 3 इन इक्वेशंस नंबर 3। अच्छा, एक बात यहाँ लिख देना नीचे में, इसी विच इज द रिक्वायर्ड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आप लिख दीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो जी फटाफट 3 डालो। 3 डालने से वहां क्या होगा देख लो। 3 अगर आप यहाँ डालते हो तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर y2 आएगा। ध्यान रखो, यही 2 गो तो चेंज ही हो रहा है। यहाँ 3 आएगा और उससे एक कम, यहाँ तो 2 आएगा। तो बेसिकली तौर पर हमें यहाँ पर रिजल्ट को देख लो, हमारे पास क्या आने वाला है उसी से अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से 3 डाल रहे हैं तो y3 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 2 + 0 2 लेकर के x, 1 प्लस में x और यहाँ पर y2 आ गया एंड dx। यहाँ से y3 = 2 प्लस यहाँ से 0 to x, 1 तो 1 हो गया, x तो x हो गया। ठीक है, इतनी बात। और y2 की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ आया है उसको डालेंगे तो आया है 2 प्लस में हमारे पास x प्लस x² प्लस में x³/3 एंड प्लस में x का पावर 4/4 आया है और यहाँ से dx कर लेंगे। ठीक है, बाहर में ऐसे। अब इसको सॉल्व करके इंटीग्रेशन मारना ही काम हो गया आपके पास। 2 + 0 से लेकर के x, यहाँ पर देख लो 1, x मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2x, यहाँ x मल्टीप्लाई करोगे तो x², यहाँ x मल्टीप्लाई करोगे तो x³, यहाँ x मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 4/3 और यहाँ x मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 5/4 एंड बाहर में dx। अब इसका इंटीग्रेशन करनी है तो y3 = 2 प्लस यहाँ पर देख लो 1 का इंटीग्रेशन x, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² आएगा। क्यों जी? क्योंकि आगे 2 था, x का करते तो x²/2 आता, 2 कैंसल तो यहाँ x² बचता। फिर x² का करोगे तो पावर 3/3, क्योंकि एक पावर बढ़ा उतना पावर से डिवाइड। x का पावर 3 को करोगे तो पावर 4/4 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, x का पावर 4 है। ठीक है, पहले 1/3 है उसको लिख लो। x का पावर 4 है तो एक पावर बढ़ेगा तो 5/5। यहाँ करोगे 1/4, x का पावर 6/6। अब इसको सॉल्व कर दो तो y3 = बचेगा 2 + x प्लस x² प्लस x³/3 प्लस x का पावर 4/4 प्लस x का पावर 5/15 और x का पावर 6/24। और ये हमारा विच इज रिक्वायर्ड थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो इस तरीके से आपको पिकार्स मेथड का यूज करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 अप्रोक्सीमेशंस निकालने के लिए दे सकता है। उम्मीद है कि ये छोटी सी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग इसमें बात करेंगे थोड़ी थोड़ी और भी, इसमें जो कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे और इससे नए नए टेक्निकली क्वेश्चंस बनाने पे काम कर रहे होंगे। उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।